फिर न ऐसी रात आएगी वो हमें जो साथ लाएगी। सर क्या कर रहे हो आप ये? क्या हो गया बे? सर आप ये जो कर रहे हो क्राइम है। क्या क्राइम है? आपने अच्छे खासे रोमांटिक गाने को हॉरर बना दिया। तो मैंने कहा था सिखा दो सिखा दो, सिखाया गिटार तुमने? खुद सीख रहा हूँ सर, वो मैं सिखा दूंगा सर, आप मुझे डिटरमिनेंट सिखा दीजिए। अरे बच्चे की जान लेगा कि जब मैंने कहा तब सिखाया नहीं, अब क्यों सिखा रहा है? सर प्लीज सिखा दीजिए सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। डिटरमिनेंट सीखना है? यस सर। गिटार सिखाओगे? पक्का सर, डन। ऐसा सिखाना कि आग लगा दूं मैं। आग लगा देंगे सर, आग आग। चलो फिर डन, चलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके हाल चाल भी मस्त होंगे। मैं हूं आपका अपना अक्कड़ बक्कड़ राहुल लाकर और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर और लेकर आया हूं आज मैं डिटरमिनेंट्स। तो दोस्तों, डिटरमिनेंट की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं आज। मैं ये मान के चलूंगा कि आपने डिटरमिनेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहते हैं तो डिटरमिनेंट चैप्टर आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया, पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक और लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी अड्डा 247 की ऐप और यहां पर आपको मिलेगा प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स, नोट आर्टिकल्स एंड वीडियोस, दैट टू हाई क्वालिटी वीडियोस। सो दोस्तों, बिना देर किए इस ऐप को डाउनलोड मार दीजिए। तो अब शुरुआत करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग आपको बताएंगे कि क्या है डिटरमिनेंट, क्या है उसका इंट्रोडक्शन, डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, माइनर और कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं और डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस के एप्लीकेशन क्या है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने मेरा मैट्रिसेस का पूरा वन शॉट देख लिया है। दोस्तों, पूरे के पूरे क्लास 12 के चैप्टर्स के वन शॉट लेकर हम आ रहे हैं। इनवर्स का हो चुका है, रिलेशन फंक्शन का हो चुका है, मैट्रिसेस का हो चुका है और अब बारी है डिटरमिनेंट्स की। और आगे भी सारे चैप्टर के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। और अब बारी है डेफिनेशन की। दोस्तों, क्या होता है डिटरमिनेंट, ये समझते हैं कि भैया किसी भी तरह का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी का डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिसेस की हम जब बात करते हैं तो 1x3, 3x2, 3x1 हर तरह के मैट्रिसेस होते थे। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हर तरह के मैट्रिसेस पॉसिबल हुआ करते थे। लेकिन जब हम बात करेंगे डिटरमिनेंट की तो उन्हीं स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल हो सकता है। अब आप बोलोगे सर अच्छा, मतलब इतने सारे मैट्रिसेस में से सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटरमिनेंट बन सकता है? मैंने कहा हाँ भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। और सर ऐसी क्या नहीं रही थी कि उन स्क्वायर मैट्रिसेस का आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, मैट्रिसेस में एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं आती थी कभी भी एज अ आंसर। किसी भी मैट्रिसेस का जो फॉर्म होता था वो होता था कि भाई किसी भी मैट्रिसेस में रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाता था, लेकिन उसकी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आती थी। 3 या 4 या -5 ऐसी वैल्यू नहीं आती थी। लेकिन हमको जरूरत थी किसी इंटीग्रल वैल्यू की, इसलिए हमने कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट बनाया ताकि हम उसकी प्रॉपर वैल्यू निकाल पाते हैं। और डिटरमिनेंट के केस में आप लोग इंटीग्रल वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे हम आगे देखेंगे। अब बात होती है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं। जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर मतलब मैंने बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही पॉसिबल है तो 1x1 पॉसिबल है, यहां पर 2x2 पॉसिबल है, 3x3 पॉसिबल है, 4x4 पॉसिबल है। आपके सिलेबस पे सिर्फ और सिर्फ 3x3 तक रहेगा। ठीक है, अब यहां देखिए कि जब भी आपके पास कोई एलिमेंट रहता है ए, उसको हम लिखते हैं इस तरह से और उसकी वैल्यू भी इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जब भी हम बात करेंगे 2x2 की तो इस तरह से अरेंज किया जाता है। ठीक है, जब बात करेंगे 3x3 की तो इस तरह से अरेंज किया जाता है। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट टू गेट द इंटीग्रल वैल्यू। अगर ऐसा डिटरमिनेंट रहेगा तो आपको चेक करना रहेगा कि किस तरह से उसकी वैल्यू निकाली जाती है। सो आई होप अब आपके पास जब भी कभी भी डिटरमिनेंट आएगा तो उसकी आप बड़े आसानी से वैल्यू निकाल पाओगे। जैसे कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, इस तरह से लिखा हुआ है यहां पे 1, 2, 3 एंड 4, तो अगर आपको इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, दिस इज 2x2 मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट,
मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट है ये, और उसका अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप बोलेंगे कि सर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां पर जाएगा ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 1 इंटू 4, तो ये आपने लिख दिया 1 इंटू 4। अब करेंगे सब्ट्रैक्शन 3 इंटू 2, तो ये आ गया 3 इंटू 2, तो ये आ गया 4 माइनस 6, मतलब आ गया -2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट इट। नाउ मूविंग अहेड, अब आपके पास 3 क्रॉस 3 आ गया, तो 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट की भी वैल्यू निकालने के हमारे पास तरीके रहते हैं। कैसे तरीके होते हैं वो मैं समझाऊंगा। जैसे देखिए, आपके पास अगर ये एक एलिमेंट दिया हुआ है A11, तो जब भी आप A11 लेंगे, यहां पे जब भी आप A11 लेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, जब भी आप A11 लेंगे तो आप A11 के अलोंग जितने भी रो आते हैं और कॉलम आते हैं उनको भूल जाएंगे। तो A11 के अलोंग जितने भी रो और कॉलम आते हैं भूल जाएंगे, तो बचा क्या? A22, यस सर A22। क्या बचेगा? A23, यस सर A23। फिर क्या बचेगा? A32, ये बचेगा A32, और ये बचेगा A33। तो ये आ गया भाई। अरे हाया ना, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया इतना। अब आप बात कर रहे हैं मूव करने की आगे, तो आप इसके रो के अलोंग भी मूव कर सकते हैं और कॉलम के अलोंग भी मूव कर सकते हैं। सपोज आपने अगला सिलेक्शन रखा A12 को, तो यहां पर आएगा माइनस, अर्लियर इट वाज प्लस, अब आएगा माइनस। ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। थोड़ी देर बाद ऐसा क्यों होता है ये भी आपको पता चल जाएगा, हर चीज की रीजनिंग दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल अभी सब याद कर लीजिए कि हाँ, पहला रहेगा पॉजिटिव, फिर रहेगा नेगेटिव, और जैसे नेगेटिव आएगा तो यहां पर आएगा A12। अब आप क्या करोगे दोस्तों? A12 मतलब आप इसके अलोंग जितने भी रो आ रहे हैं और कॉलम आ रहे हैं वो गायब कर देंगे, है ना, ये ऐसा कुछ गायब कर देंगे आप। नाउ यू आर लेफ्ट विद व्हाट? A12 के साथ कौन आएगा? A12 के साथ आएगा A21, A23, A31, A33। क्लियर है कि नहीं? अब पहला था प्लस, फिर था माइनस, फिर से आएगा प्लस। अब आप फिर से इसमें निकालेंगे A13 के लिए। अब A13 के अलोंग सारे रो और कॉलम के एलिमेंट गायब कर दो, और जो बचा हुआ है उसको लिख दो। क्या रहेगा ये? A13 इंटू, यहां पे क्या आ गया? A21, A22, और यहां पर आ गया A31, और ये आ गया A32। वेरी नाइस। अच्छा सर, इस तरह से खोलते हैं। अब क्या करेंगे? अब भाई बहुत सिंपल सी बात है, अब फिर से वही करेंगे जो हम अभी तक पिछले वाले एग्जाम्पल में कर रहे थे। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर फिर से वही का वही रिलेशन आ जाएगा जो आप अभी तक करते आ रहे थे पुराने 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में। जैसे हमने यहां पे किया था कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहां पर ऐसा आ गया था आंसर। आपको वैसे ही आंसर निकालना है, आपका डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा सर, हमें थोड़ा सा और सॉल्व कर दिखाइए। तो सॉल्व करके दिखा रहा हूं भाई। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है A, वो है 1 2 -1 3 0 -2 एंड 1 2 3। सपोज ऐसा दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? कि जब हम 1 को लिखेंगे मेरे दोस्त, जब हम 1 को लिखेंगे तो आप बड़े सिंपल तरीके समझ लो कि ये 1 के अलोंग रो और कॉलम गायब कर दिया जाएगा, और यू आर लेफ्ट विद 0 -2 2 एंड 3। जब आप 2 को लिखोगे, ध्यान सुनना मेरी बात, जब आप 2 को लिखोगे, थोड़ा ध्यान सुनना बच्चे, क्या बोल रहा हूं मैं। जब आप 2 को लिखोगे तो 2 के अलोंग सारे रो और कॉलम जो हैं गायब कर दोगे तुम। ये सब क्या करोगे बेटा? गायब कर दोगे इस तरह से। तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा सिर्फ 3 1 -2 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 3 1 -2 3। तो उसको आप यहां पर माइनस लेंगे अगली बार, यहां लोगे, यहां प्लस था तो यहां माइनस आएगा, और -2 के अलोंग जब लेंगे तो आप बोलेंगे कि भैया इसके अलोंग के और इसके सारे गायब कर दिए गए, और यहां रहेगा 3 1 -2 3। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। तो आप बताओ मुझे फिर से, अगर मैं फिर से कर दिखाऊं आपको मैं, आप मुझे बताओ फटाफट जल्दी से, क्या रहेगा अगर आपने पहले ले लिया इसको, अब इसके बाद आप क्या लेंगे, किस तरह से लेंगे, इसका आंसर आप मुझे बताइए। चैट बॉक्स में बताइए। आप जितने लोग लाइव बैठे हुए हैं वो चैट बॉक्स में डाल दो, जल्दी बताओ क्या रहेगा यहाँ पे। कि 1 था, ठीक है, अब आएगा -2। अब -2 जब आएगा यहाँ पे ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव,
अब इसके अलोंग गायब हो गया तो क्या बचा यहाँ पे 3 1 -2 और 3। अब अगला आएगा प्लस, अपन ने लिया यहाँ पे -1। यूज प्रॉपर ब्रैकेट इन ऑर्डर टू अवॉइड मिस्टेक्स मेरे बच्चे, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, इसके अलोंग पूरे गायब कर दिए आपने, इसके अलोंग ये जो है पूरे एलिमेंट गायब कर दिए, ये जो एलिमेंट है गायब कर दिए। क्या बचा आपके पास बचा 3 0 1 and 2। नाउ यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट, दैट्स इट। क्या करेंगे बेटा, यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। तो 1 टाइम्स ऑफ 3 0 to 0 माइनस 2 to the 4, तो -4 इट इज, -2 9 -2 राइट, एंड दिस इज गोइंग टू -1 3 to the 6 -0। आई होप यू आर गेटिंग इट। यहां पर आ गया 4 टाइम्स ऑफ 1 यहां पे कितना आ गया बताओ जल्दी बोलो, -2 and this is going to be 9 plus 2 11 right, and -1 into 6। now you are saying it is what is the answer 4 -22 -6। तो भाई इतनी ही आसानी से आपका आंसर आ जाता है। एक बार पूरा प्रोसेस देख लीजिए और बताइए कि क्या आपका सभी का ऐसा आंसर आ रहा है राइट। तो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज -24। yes or no? तो your answer is -24। I hope you are getting it। चलिए अब बताइए कि यहां पर इसको किस तरह से एक्सपेंड किया जाएगा। आप बोलोगे सर शुरुआत करते हैं सर यहां से 3 से, आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ, जब 3 टाइम्स ऑफ लिखेंगे तो क्या बचेगा यहां पे 0 0 -2 -3 -7 टाइम्स ऑफ, 7 टाइम्स में यहां ये गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा -1 0 3 एंड -3 प्लस -1 टाइम्स ऑफ -1 0 3 एंड -2। अरे हाँ या ना, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर क्या हर बार इसी वाले रो को लेना जरूरी है, मैंने कहा नहीं। तो इस वाले कॉलम को भी ले सकते हो, इस वाले रो को, इस वाले रो को, इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को। तो आपका ही सवाल रहेगा कि सर कभी मुझे इस तरह का डिटरमिनेंट मिल जाए तो मैं क्यों ना सेंटर वाला लूं, इस वाले रो के साथ खेलूं। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। तो आप बोलोगे, मैं बोलूंगा यार क्यों, ऐसा क्यों चाहते हो आप। तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर जो है जीरो ज्यादा है तो मेरा कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा। इवन आसान तो ठीक है, इसमें एक झटके मेरा आंसर आ जाएगा। मैं बोलूंगा कैसे, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। तो मैं आप बोलोगे कि सर देखो कितना आसान है, अगर मैं -1 को लेता हूं तो बचेगा क्या, -1 के अलोंग सब कुछ गायब हो गया, सिर्फ बचा क्या 7 टाइम्स ऑफ 1 -2 -3। क्लियर है। आगे माइनस इसको, ये तो प्लस था तो प्लस -1 ले लिया इसको अपन ने, है ना। यहां पे प्लस था, यहां पे क्या था प्लस था, तो यहां पर अपन ने क्या ले लिया इसको -1 ले लिया, पर यहां था माइनस, अब लेंगे 0। अब 0 के अलोंग रो कॉलम गायब कर दो, 0 के अलोंग सारा रो कॉलम गायब कर दो तो क्या बचेगा -1 0 3 एंड -3। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं +0, और यहां पर 0 के अलोंग क्या हुआ, सारे रो कॉलम गायब कर दिए तो क्या आ गया 3 7 3 -2। आप बोलोगे सर इसको ले क्यों रहे हो, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 आ गया। हमने इसी के चक्कर में तो 0 वाला कॉलम लिया था, 0 वाला रो लिया था जिसमें मैक्सिमम 0 थे, ताकि हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोला आपने खुद ही इसका आंसर निकाल लिया। अब आप क्या कर रहे हो, डिटरमिनेंट को जब भी एक्सपेंड करने की बारी आएगी तो आप इसको पहले अच्छे से देखोगे कि कौन से रो और कौन से कॉलम को यूज करके हमें सबसे कम मेहनत करनी पड़ेगी। कम मेहनत करनी बहुत जरूरी है क्योंकि जब लेंथी होता है हमारा सॉल्यूशन तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है गलती करने की, और हमें गलती करने से ही अपने आप को बचाना है। ठीक है, क्या है बताओ, -1 एंड दिस इज व्हाट 7 into 3 -21 -2 into -1 इज +2 ओनली, तो -1 -21 -2, yes or no, and answer is going to be what -1 times of -23, that is 23 is your answer. So this is the value of integral value of your determinant. I hope it is clear. Please make note of it. चलिए तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। दोस्तों प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए
तो देयर आर टोटल 6 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। मैं आपको अगर ईमानदारी से बताऊं तो इस बार प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अब जो है एग्जिस्ट नहीं करती आपके सिलेबस में इस साल के लिए, ठीक है। लेकिन तब भी एक बार अच्छा रहता है कि अगर अपन जानकारी देख लें तो भैया ये बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होती है वो अनचेंज रहती है अगर आप रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, है ना। रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन यू एक्सचेंज द वैल्यू, मतलब आप थोड़ी रो और कॉलम जो है उनको इंटरचेंज कर दो, वैल्यू सेम रहती है। मतलब अरे समझ आया कि नहीं आया आपको? अगर यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है तो इसको मैं अगर यहाँ पे डाल दूं तो वैल्यू जो रहेगी वो बिल्कुल इंटरचेंज करने पे सेम रहेगी, ठीक है। इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। अब बात समझना क्या होता है कि अगर किसी भी वैल्यू को, किसी भी रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो साइन क्या होता है? साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। मतलब अगर आपने एक को शिफ्ट किया तो माइनस बाहर आएगा, दोबारा एक को शिफ्ट कर दिया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इफ एनी ऑफ द टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल, अगर किसी भी तरह से डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के एलिमेंट बराबर होते हैं तो वैल्यू जो होती है डिटर्मिनेंट की वो होती है 0। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के अगर एलिमेंट अगर बराबर होते हैं तो इसका मतलब उनका जो आंसर रहता है दैट इज 0। नाउ इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय 3, समझ में आया कि नहीं? अगर आपके पास कोई अगर वैल्यू है, अगर आपने समझा कि यहां पे ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है ना, और यहां पर अगर आपने 3a या फिर आपने पूरे में 3 मल्टीप्लाई करना चाहा, यहां पे कुछ दिया हुआ है, यहां पे कुछ दिया, यहां पे कुछ दिया हुआ है, अगर आपने 3 मल्टीप्लाई करना चाहा तो इसके टर्म सारे क्या हो जाएंगे? 3a 3b 3c। मतलब आपने 1/3 मतलब 3/3 था आपके पास, 3/3 में से ऊपर वाला 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास बाहर बचा 1/3। जो 3 मल्टीप्लाई किया है वो उसके पास चॉइस था, वो चाहता तो किसी एक कॉलम में चला जाता जिस तरह दिख रहा है, और अगर वो चाहता तो यहां ना जाकर ये ए बी सी ही रहता और वो सिर्फ और सिर्फ एक रो में जो है पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि किसी भी स्केलर नंबर को, मतलब किसी भी नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा जिस तरह नॉर्मल अलजेब्रा करते हैं, और उस नंबर के पास क्या होता है? चॉइस होती है, वो किसी भी रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो सकता है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ determinant, right? I hope it is clear. If each element of row is multiplied by a, the constant value k, है ना, वो क्या होता है कि किसी भी उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। I hope it is clear, right? चलिए अब बात करते हैं कि बाई चांस अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और वो 2 डायमेंशनल ट्राइंगल है, वो 2 डायमेंशनल ट्राइंगल है, तो आपके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे कि भैया x1 y1, x2 y2, x3 y3, ऐसे रहेंगे ना कोऑर्डिनेट्स। तो अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट रहेंगे तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। वैसे तो ग्रेड 10 में आपने एरिया निकालना सीखा है। ग्रेड 10 में जो चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला देखा था, उसमें आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा हुआ है। अगर आपको याद आया हो तो ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ है जिसमें आप डिस्टेंस निकालते थे, लेकिन उस जमाने में आपने ये फॉर्मूला रट लिया था। पर अब आ गए हैं आप कक्षा 12वीं में, जहां पर रटने से ज्यादा समझना जरूरी है। तो वो फॉर्मूला कहां से आया था? वो फॉर्मूला बेसिकली ऐसा आया था कि आप जब भी सॉल्व करते हैं, किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप इस तरह करते हैं कि हाफ मल्टीप्लाई करते हैं बाहर, और x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होता है तरीका। मतलब ये जो है थर्ड कॉलम जो है ये पूरा का पूरा 1 1 1 हो जाता है, और यहां पर x1 y1 पहला कोऑर्डिनेट, x2 y2 दूसरा कोऑर्डिनेट, x3 y3 तीसरा कोऑर्डिनेट हो जाता है। सवाल ये कि सर यहां 1 1 1 क्यों होता है? क्योंकि यहां पर आप बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल की, और ये सवाल आपका, इसका आंसर आप देंगे कि अगर इंस्टेड ऑफ 2 डायमेंशनल अगर मेरे पास 3 डायमेंशनल, मतलब x1 y1 z1 ऐसा आ जाता है, x2 y2 z2 ऐसा आ जाता है, x3 y3 z3 ऐसा आ जाता है,
तो ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स भी जो हैं आप बड़े आराम से फिल कर सकते हैं दोस्तों, है ना। और इसमें आप मुझे बताइए कि क्या डिफरेंस आएगा। अगर मैं इनको देखूंगा तो आप मुझे बताइए कि क्या डिफरेंस आएगा डिटरमिनेंट में, क्या डिफरेंस आएगा डिटरमिनेंट में अगर 3 डायमेंशनल रहेगा। तो यहां पर जिस तरह x1 y1 1 आ गया, x2 y2 1 आ गया, x3 y3 1 आ गया। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में डाल के कि इस 1 1 1 की जगह क्या आ जाएगा, ताकि वो 3 डायमेंशनल वाले कोऑर्डिनेट का भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसका आंसर जल्दी बताओ। आपके पास ये है क्वेश्चन, आप बताएंगे मुझे क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बाय दिस। अच्छा सर, ये तो बड़ा ही पेचीदा सवाल है, इसको तो आपने जस्ट बताया अभी। तो यहां पर क्या होगा, बाय चांस आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका है कोऑर्डिनेट 0,0, ए बी इज व्हाट 3,1, सी इज व्हाट 2,4। यस और नो, यस और नो। अब यहां पर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना रहेगा आपको। तो हाफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, कितना आ गया 0 0 3 1 2 4 1 1 1। आई होप अब आप इसको सॉल्व बड़े आराम से कर लोगे। आप बताओ मुझे किसको सॉल्व करोगे, आप किस तरह सॉल्व करोगे। आई होप आप लोग इसी को प्रायोरिटी दोगे, पहले वाले को ही, पहले वाले रो को ही, रो 1 को ही आप प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इसमें 2 0 लगे हुए हैं। तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना, प्लस वाला था ये, माइनस वाला था, इसको सॉल्व नहीं करना, ये प्लस वाला है। तो जब प्लस को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो है कड़क, ये जो है कड़क, ये वाले पूरे एलिमेंट जो है गायब हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके साथ, बताइए क्या बचेगा आपके पास, बोलिए फटाफट क्या बचेगा आपके पास। आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज, जिसमें आएगा 1 टाइम्स ऑफ ये कितना 3 1 2 4, इसकी निकालनी है वैल्यू आपको। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 1 टाइम्स ऑफ 3 4 12, 2 into 1 2। तो आंसर इज व्हाट, टेल मी 10। अब यहां पर जो है 1/2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये वाला 1/2। तो आंसर क्या रहेगा 10/2, मतलब 5 स्क्वायर यूनिट्स, 5 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन आल्सो। आपके पास जो है इस तरह से रहेगा। आई होप आपने इस तरह पूरा सॉल्व कर लिया होगा कि भाई इसमें आपने प्रॉपर तरीके से जो है वैल्यूज डाल ली होगी कि भैया हाँ ठीक है, हाफ दिस ओके। नाउ दिस इज योर एरिया का फॉर्मूला, आपने प्लॉट कर दिया, इसको आपने इसमें डाल दिया, एंड योर आंसर इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप इफ दिस मच इज क्लियर, बी क्विक। चलिए बिना देर किए बताइए क्या रहेगा। अब फिर से आपका ट्रायंगल है, राइट। अब बताइए, पिछले वाले सवाल में आपने देख ही लिया था क्या करना है। अब फिर से इस सवाल में क्या होगा, यहां पे आपके पास आ गया है फिर से वैसे ही कुछ सिस्टम, वैसे ही कुछ है। अब फटाफट बिना देर किए बताइए कि क्या रहेगा एरिया। बताइए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप ऑब्वियस सी बात है ये 0 0 वाला ही जो है रास्ता चुनेंगे, है ना। तो ये 1 टाइम ऑफ कितना आ गया, 1 टाइम्स ऑफ 0 -5 8 एंड 0। नाउ टेल मी व्हाट इज गोइंग टू द आंसर, बोलिए व्हाट इज गोइंग टू द आंसर, टेल मी। आपने बोला कि सर ये 1 टाइम्स 0 0 हो गया, ये 8 5 40 -40 में आंसर, तो -40 तो -1/2 40 माइनस में, तो आंसर इज 20 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज माइनर एंड कोफैक्टर। दोस्तों आपको डिटरमिनेंट का माइनर कोफैक्टर निकालना बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, और ना ही सिर्फ अच्छे से आना चाहिए बट यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें टाइम जो होता है बहुत ज्यादा लगता है, आपको उसको कम से कम टाइम में निकालना भी आना चाहिए। तो मेरा सजेशन यह है कि अभी आप देख लीजिए कि कैसे निकालते हैं, लेकिन उसके बाद आपको हर एक 3x3 क्वेश्चन को, 3x3 वाले क्वेश्चन को कम से कम 4 बार 4 अलग अलग क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको आज के आज। तो इस वीडियो के एंड होते ही कम से कम 4 सवाल कर लीजिएगा, या 5 सवाल कर लीजिएगा, ताकि आपकी स्पीड तेज हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनना एक चीज होती है और कॉन्सेप्ट को तेजी से करना भी एक दूसरी होती है।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां पे क्या होगा, माइनर एंड कोफैक्टर की बात करते हैं तो क्या होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे बोलते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, तो 1 2 3 -1 -2 -4 3 5 6 मान लेते हैं, रेंडमली डिटरमिनेंट ले लिया अपन ने। अब यहां पर क्या हुआ, इसका माइनर निकालना है, तो पहले ही बता दूं कि माइनर और कोफैक्टर, माइनर से ही कोफैक्टर बनता है, माइनर से ही कोफैक्टर बनता है। माइनर होता क्या है मैं आपको बता दूं कि ए आई जे, अगर किसी ने बोला कि ए आई जे निकालना है, मान लो 2 का, इस 2 का आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 2, तो आपने बोला सर ठीक है, तो 2 का कैसे निकलेगा, 2 के अलोंग रो कॉलम सब गायब हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 के अलोंग रो कॉलम सब गायब हो जाएगा, सारे एलिमेंट गायब हो जाएंगे, 2 के अलोंग वाले सारे रो और कॉलम गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सब कुछ गायब हो गया तो बचा क्या, तो ये बचेगा, ये देखो जरा ध्यान सुनो, ए आई जे, रो और कॉलम, आई क्या होता है रो, जे क्या होता है कॉलम। अब इसमें कौन सा रो का कौन सा एलिमेंट था, ये 2 जो था उसका एड्रेस क्या था, रो 1 कॉलम 2, तो A12 का आपने माइनर निकाला, A12 का आपने माइनर निकाला, तो क्या होगा बताओ जरा, हम उसको बोलेंगे 2। अब उसमें जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, ये क्या आया था अपना 2 का निकाला हमने, क्या आया बताओ, इसके अलोंग रो और कॉलम गायब कर दी, क्या बचा -1 3 -4 एंड 6 आया ना। अब इसका आप सॉल्व कर दो, क्या आएगा, -1 × 6 -6 -3 × 4 -12, यस और नो, तो कितना आ गया, -6 + 12, आंसर इज 6। आई होप इट इज क्लियर। अब ये क्या रहा उसका माइनर, दिस इज व्हाट, दिस इज योर माइनर, माइनर मतलब M12, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये आ गया। अब आप बोलोगे सर इसका निकालना है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या होता है मेरे बच्चे, कोफैक्टर क्या होता है A12, कोफैक्टर क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज कोफैक्टर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माइनर, ठीक है। अब माइनर तो निकाल लिया आपने, अच्छा किया, पर कोफैक्टर क्या होता है, -1 टू द पावर, कोफैक्टर मतलब कौन सा साइन आएगा ये डिसाइड करता है कोफैक्टर। माइनर में दिक्कत नहीं होती, प्लस माइनस की, सिंपल सॉल्व कर दो, वो आपका होता है माइनर, लेकिन उस पर कौन सा साइन आएगा ये डिसाइड करता है कोफैक्टर। आप बोलोगे सर कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर मतलब जो -1 टू द पावर i + j, तो -1 टू द पावर i + j मतलब ये होता है कि इसमें कौन सा था, i और j क्या था, 1 और 2, तो ये आ गया -1 टू द पावर 1 + 2, ठीक है, -1 टू द पावर 1 + 2। अच्छा सर, इसका मतलब इसमें लगेगा अब यहां पे, हाँ ये देखो, अब आप मुझे बताओ -1 टू द पावर i + 2 मतलब 1 + 2 क्या होता है, ऑड कि इवन, ऑड। अब -1 ही रहेगा ना यहाँ पे, तो -6 क्या रहेगा इसका, आपका -6 क्या रहेगा दोस्तों, -6 जो रहेगा आपका दैट इज गोइंग टू बी माइनर, ये रहेगा आपका कोफैक्टर, ये रहेगा आपका माइनर। तो क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा दोस्तों, क्वेश्चन जब भी आएगा उसमें आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। बट आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर इज विदाउट साइन एंड कोफैक्टर इज विद साइन, वेरी सिंपल, जस्ट नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव अहेड। ओके चलिए अब बात करते हैं फिर से एक बार कि भैया आपके पास जो है माइनर निकालने की बारी आई, तो माइनर कैसे निकालोगे आप, आपके पास 3x3 का रहेगा, 3x3 का रहेगा, आपके पास 3x3 का रहेगा, और किसी ने बोला फाइंड द माइनर ऑफ A12, क्या बोला किसी ने, फाइंड द माइनर ऑफ A12, कैसे निकालोगे, आपने कहा सर A12 का मतलब इसके अलोंग सारे जो है एलिमेंट गायब कर दिए जाएं, इसके अलोंग सारे एलिमेंट गायब कर दिए जाएं, तो जो बचेगा वो आपका रहेगा माइनर। और इसी एलिमेंट का हम लोग कैसे निकालेंगे कोफैक्टर, आप बोलोगे सर यहां पे जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके जो प्रॉपर जो आंसर आएगा उसमें जो साइन रहेगा यूज करने के लिए उसको बोला जाए कोफैक्टर। क्या होता है फॉर्मूला कोफैक्टर का, Aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i + j Mij, Mij था इसका, ये है कि नहीं। अब यहां पर क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 2 एंड दिस इज व्हाट Mij,
और यहां पे क्योंकि -1 के ऊपर ऑड पावर आ रही है तो -1 ऑफ या माइनस टाइम्स ऑफ Mij। आई होप इट इज क्लियर। गिव मी अ थम्स अप, गिव मी थम्स अप फटाफट। ठीक है, इसी के बाद अपन ने क्या निकाल लिया इसका कोफैक्टर, जो भी आपने डिसाइड किया। कोफैक्टर को Aij भी बोल सकते हो और Cij भी बोल सकते हो। Aij, Cij, M मतलब माइनर तो Mij। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो मूविंग अहेड, आपके पास आया सवाल, आप बोल रहे होगे सर इतना आप क्या बोल रहे हो, डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है। मैंने कहा डिफिकल्ट नहीं है भाई, टाइम जो है बहुत लगता है सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं आपसे निकालने को बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर, लेकिन अभी कुछ देर में आपको निकालना पड़ेगा सारे के सारे एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बात करने वाला हूं थोड़ी देर बाद एडजॉइंट की और इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस की। वहां पर आपके पास सारे एलिमेंट का निकालना रहेगा, सारे एलिमेंट का निकालना रहेगा आपको, सारे एलिमेंट का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तब जाके दिक्कत शुरू होती है। ठीक है, चलिए आप इसका A12 निकालिए। A12 अगेन दिस ओनली, तो -3 जो इसका माइनर आएगा M12 वो क्या आएगा 6 1 4 -7, तो क्या आ गया 6 7 42 तो -42 -4, तो आंसर इज व्हाट -46। इसका मैं A12 निकालूंगा तो आएगा -1 टू द पावर 1 + 2। इट मींस इट इज गोइंग टू बी माइनस +46। आई होप इट इज क्लियर। गिव मी थम्स अप, राइट। चलिए अगला मूव करते हैं। आपने बोला भाई ये सवाल था आपका, आपने बोला A12 निकाल दीजिए, तो आपने बोला सर इस तरह से आपने पूरा माइनर निकाल दिया तो आया 46, और जब आपने उसका कोफैक्टर निकाला तो आ गया +46। आई होप यू कैन चेक इट आउट। तो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं? यहां देखो वो सवाल यहां पर आ चुका है जहां पर बोल रहा है कि माइनर और कोफैक्टर निकालना है, ईच एलिमेंट का सबका माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो जल्दी शुरू हो जाओ, जल्दी शुरू हो जाओ और बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। तो दोस्तों माइनर तो आप निकाल ही लेंगे और कोफैक्टर के लिए आप एक एक करके सब में साइन डालते जाएंगे। तो मैंने देखिए इस तरह से 4 निकाल लिए हैं, इसके बाद आप सारे निकालेंगे C22 C23 C31 C32 एंड C33। तो इस तरह से 9 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको अपनी स्पीड तेज रखनी पड़ेगी। एंड आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स नोइंग द कॉन्सेप्ट बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस दे मिस आउट एनी प्लस माइनस का साइन और वो कैलकुलेशन एरर यहां पे कर देते हैं माइनर कोफैक्टर निकालने में। माइनर कोफैक्टर निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है, अच्छे से एक्यूरेसी के साथ, वो भी स्पीड में, क्योंकि एडजॉइंट में पूरा का पूरा खेल माइनर कोफैक्टर का है। ना दोस्तों बात करते हैं एडजॉइंट की। अब माइनर कोफैक्टर अगर आपको निकालना आ गया तो आपके लिए एडजॉइंट जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर एडजॉइंट क्यों और वो किस तरह से रिलेटेड है? देखिए अगर आपके पास कुछ ऐसा मैट्रिसेस दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि भैया 2x2 मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे आपने? A11 की जगह क्या आ गया? कैपिटल A11। ये कैपिटल A11 क्या था? एडजॉइंट निकालने के लिए आपको किसकी हेल्प पड़ रही है? सर कोफैक्टर था ये। हाँ सर, मतलब अगर बाय चांस आपको ये 1 2 3 4 ऐसा कोई डिटरमिनेंट या मैट्रिसेस दिया हुआ है, आपको बोला गया कि भाई बताओ इस मैट्रिसेस का कोफैक्टर क्या है, आप बोलोगे सर निकाल लेंगे। लेकिन जब मैं बोलूंगा एडजॉइंट निकालना है तब भी तुम कोफैक्टर ही निकालोगे, क्योंकि यहां पर आएगी वैल्यू, इसकी जगह वैल्यू क्या आएगी, इसकी जगह वैल्यू क्या आएगी? आपको पता है कोफैक्टर मतलब क्या होता है? ए अगर 1 का निकाल रहा हूं तो ये आएगा A11। A11 का क्या आता है यहां पर? A11 का क्या आता है यहां बताओ? -1 टू द पावर, -1 टू द पावर क्या आएगा? 1 + 1 और इसके साइड का एलिमेंट आएगा। जब 3x3 था उसका निकालना सिखा दिया था, जब 2x2 रहेगा तो 1 और 2 को गायब कर देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 4। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया? 4। और जब इसको लेंगे तो A12 आ गया, तो -1 टू द पावर 1 + 2।
तो यहां पर क्या आ गया -1 टू द पावर 1 + 2। तो 1 + 2 में क्या आ गया बताओ, फटाफट बताओ, बी क्विक। तो यहां पर आपने बोला सर जब इसको गायब कर देंगे तो यहां पर आएगा 3 और यहां पे आएगा -3। इसका मतलब क्योंकि यहां पर -1 टू द पावर आया था, तो भाई आपने बोला तो यहां पर आ गया +4, यहां पर आ गया सिर्फ और सिर्फ -3। और जब यहां पर a21 लेंगे दोस्तों, तो a21 जब यहां पर लेंगे तो आप इसके अलावा ये सब गायब कर देंगे और 21 रहेगा, तो ये -1 टू द पावर 2 + 1 रहेगा। इसका मतलब रहेगा -2 एंड a22 का मतलब रहेगा -1 टू द पावर 2 + 2 और यहां पर आ जाएगा आपके पास क्या, यहां पर क्या जाएगा 1। तो आंसर इज 1। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज -2 एंड 1। अब इस तरह से सॉल्व करने की जगह आप ये कर सकते हैं कि जब भी 2 क्रॉस 2 रहे, जब भी 2 क्रॉस 2 रहे दोस्तों, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब भी 2 क्रॉस 2 रहे तो शॉर्टकट ये है कि इसको ऐसे इंटरचेंज कर दिया जाए, इसको ऐसे इंटरचेंज कर दिया जाए। और जब इसको ऐसे इंटरचेंज करेंगे तो विदाउट चेंजिंग द साइन करेंगे, लेकिन जब इसको ऐसे इंटरचेंज करेंगे तो यहां पर -2 हो जाएगा और यहां पर -3 आ जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को। क्या मेरी हर कहानी में आप लोग को एक लिंक मिल रहा है कि भैया इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। आपने एक एक करके निकाला, इससे बेटर यह है कि भाई पूरा का पूरा लिख दो, है ना, एक्सचेंज करके और इस वाले एक्सचेंज करने के दौरान सबका साइन भी उल्टा कर दो। प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब ये जो रहेगा इस तरह से आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहां पर भी दिखाया आप लोग को किस तरह से करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ आपका, जरा देखिए, यहां पर आपने जो लिखा हुआ था उसको सिर्फ साइन चेंज करना है आपको, दैट्स इट। यहां पर इंटरचेंज करना है सिर्फ और सिर्फ, और यहां पर करना है साइन चेंज भी करना है। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ गई आप लोग को। चलिए अब बात करते हैं एक बार फिर से कि भैया इनवर्स क्या होगा। अब देखिए इनवर्स कैसे निकालते हैं। जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स रहेगा ABCD सपोज, तो उसका इनवर्स निकालने का फंडा रहेगा कि आपने पहले ये निकाला, तो ये क्या था बताइए, ये क्या निकाला आपने, ये निकाला आपने एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकाला मेरे बच्चे, ये एडजॉइंट ऑफ ए। क्या किया अपन ने, डी की जगह ए को रिप्लेस कर दिया, ए की जगह डी को रिप्लेस कर दिया, मतलब ये क्रॉस हो गया इस तरह से, ये इस तरह से क्रॉस हो गया, इंटरचेंज हो गया, और इसको भी इंटरचेंज किया तो इसका साइन चेंज कर दिया, तो -B और -C, दैट्स इट। अब यहां पे क्या हुआ, आप लोगों ने जैसे ये किया तो आपके पास आंसर आ गया कुछ इस तरह से। अब आप एक चीज यहां पर बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा कि जो एडजॉइंट होता है उसमें ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। ट्रांसपोज निकालना कैसे पड़ता है ये मैं आपको बता दूंगा। ट्रांसपोज के लिए आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि यह साफ साफ लिखा हुआ है कि इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ चेंज इन साइन होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन साइन होने वाला है, और इन दोनों में इंटरचेंज होने वाले हैं। तो एक जगह पे चेंज इन साइन कर रहे हैं और एक जगह पे इंटरचेंज कर रहे हैं। असल में क्यों ऐसा होता है कि जब भी आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो एलिमेंट रहते हैं वो आपने क्या किए कि एडजॉइंट तो निकाल दिया, ये एडजॉइंट तो निकाल दिया, एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस, पर यहां पर होता है ट्रांसपोज का साइन। क्या होता है मेरे दोस्तों, ट्रांसपोज साइन। अक्सर हम ट्रांसपोज का साइन जो है भूल जाते हैं, और जैसे ही मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूं और ट्रांसपोज का साइन लगाता हूं तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, 4 -3 एंड -2 1। तो ये आपका प्रॉपर एडजॉइंट निकला। मतलब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और इनका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। जैसा कि मैंने यहां बताया कि चेंज साइन, ये क्या लिखा हुआ है यहां पे, चेंज इन साइन, किसके साथ, इनके साथ, और यहां पे क्या हुआ है, इंटरचेंज हुए हैं। तो एक जिसके साथ इंटरचेंज हो रहा है वो चेंज इन साइन नहीं हो रहा, और जो चेंज नहीं हो रहा वो इंटरचेंज हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज है, आपको निकालना है यहां पर ए इनवर्स। मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन फंसने वाला है यहां से। ए इनवर्स आप लोगों को निकालना है दोस्तों। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे जरा देखिए, आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स रहेगा। 2x2 के केस में ए इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन जब बात होगी 3x3 की उस टाइम आपको ए इनवर्स निकालने में दिक्कत आएगी। क्वेश्चन हर बार आएगा। ए इनवर्स यहां पर क्या हुआ देखिए, ए इनवर्स का मतलब होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कभी भी तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हुआ
तो इसका मतलब ए इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए आप हमेशा 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 इनवर्स निकालने से पहले डिटरमिनेंट चेक करेंगे। इफ डिटरमिनेंट इज जीरो देन ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तभी ए इनवर्स के लिए आप आगे बढ़ेंगे। अब डिटरमिनेंट निकाल दिया आपने तो यहां की जगह भर गई। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना 2 क्रॉस 2 के लिए बड़ा ही आसान है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इसको देख लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले क्रॉस में इन दो एलिमेंट को इंटरचेंज करना है विदाउट चेंजिंग साइन, और इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ चेंज साइन करना है। आई होप इट इज क्लियर। एडजॉइंट का मतलब होता है कि आपने पूरा अगर एडजॉइंट करना है तो आप ए अगर आपके इवेंट है A11, A12, A21, A22, ये अगर आपके एलिमेंट्स हैं, इनका एडजॉइंट कैसे निकालोगे आप? तो पहले आप A11 के कोफैक्टर निकालोगे, तो A11, A12, A21, A22, और उसके बाद ट्रांसपोज निकालना ना भूलना। ट्रांसपोज निकाल देंगे उसके बाद जो है आपका एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। आई होप इट इज क्लियर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ए इनवर्स आपको निकालना है तो आप पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए तुम्हारा जीरो आ जाता है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए तुम्हारा जीरो आ जाता है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से आ जाता है। इसका मतलब आपको हमेशा जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू रहेगी दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू रहेगी दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तभी तुम्हारा काम बनेगा। I hope it is clear. Now moving ahead, we call A to be non-singular matrix। मतलब याद रखिएगा, जब भी आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी, जब भी तुम्हारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी जीरो, तो we will call it singular, we will call it singular, and this is what non-singular, दिस इज वॉट नॉन सिंगुलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आया तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू आएगा तो आएगा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक बार मुझे चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करो कि अगर ए इनवर्स निकालना है तो सिंगुलर होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए? ए इनवर्स अगर निकालना है तो सिंगुलर होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, बी क्विक। जी हां, ए इनवर्स अगर आपको निकालना है तो आपका ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, और अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो इट शुड बी नॉन सिंगुलर, राइट? दिस शुड बी नॉन सिंगुलर। आई होप इट इज क्लियर। ए इनवर्स में ये आपका नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, राइट? चलिए मूविंग अहेड। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए इनवर्स क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, दोबारा लिख देता हूं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका होता है ए इनवर्स। अब जैसे ही दोस्तों 2 क्रॉस 2 का आपने इनवर्स निकाला, बाय चांस आपने निकाला भैया इसका इनवर्स, तो पहले आपने इसका एडजॉइंट खोला। इसका एडजॉइंट क्या होगा बताओ? 3 इंटू 5 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 मतलब आपका आ गया कितना? 13। ठीक है, 15 माइनस 2 13 आ गया, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया आपका? 13। और आपको पता है कि ए इनवर्स निकालने के लिए 1 बाय 13 कर दिया, और यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इस मैट्रिक्स से क्या करना है? ये 5 और 3 पहले तो इंटरचेंज कर दो, 5 और 3 है ना, और ये वहां जाएगा नहीं, ये वही रहेगा, बस इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 1 जो है वो -1 बन जाएगा, और ये 2 जो है वो -2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। और बस ये आपने 1 बाय 13 जो है इंडिविजुअली चारों एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज व्हाट योर ए इनवर्स इज। आई होप इट इज क्लियर। चलिए मूविंग अहेड। आई होप आपको अभी तक ए इनवर्स समझ में आ गया, आपको एडजॉइंट समझ में आ गया, और अभी तक आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी कि जब भी आप ए इनवर्स निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा, जब भी आप ए इनवर्स निकालेंगे किसी भी 3 क्रॉस 3 का, कोई आपके पास ए ऐसा मैट्रिक्स रहेगा और उसका आप अगर ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट क्या रहेगा? एडजॉइंट रहेगा उसमें A11, A12, A13। याद रखिएगा ये स्मॉल a1, a2, a2, a3 है, ये है इसके कोफैक्टर्स। मतलब इसमें लगेगी मेहनत, 9 बार आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। यस और नो, 9 बार। कहीं ना कहीं बच्चा गलती कर ही देता है अगर उसने इनफ प्रैक्टिस नहीं कर रही है तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है बेटा, बहुत करनी है, राइट? सो दिस इज व्हाट आवर आंसर इज। ओके, इतना क्लियर है?
अब जब इतना क्लियर है तो अब आप उसमें क्या करेंगे, इसमें ट्रांसपोज लगाना नहीं भूलेंगे। ट्रांसपोज लगाना अक्सर बच्चे भूल रहे हैं। मैंने कई बार, मतलब इट्स बीन मोर देन 5 years, आई चेक बोर्ड पेपर्स, ISC का एग्जामिनर हूं मैं, कोऑर्डिनेटर हूं मैं, सब कुछ हूं, मैथ्स के पेपर मैं ही चेक करता हूं। तो भैया मैं देखते आ रहा हूं पिछले इतने सालों में कि बच्चे को सब आता है यार, और बड़ा दुख होता है उसके नंबर काटने में कि ही नोज ऑल द प्रोसेस, उसको पूरा ए इनवर्स निकालना आता है, बस बच्चे ने यहां पे ट्रांसपोज निकालना जो है मिस कर दिया, और उसको पूरे के पूरे यहां से पूरे मार्क्स उसके मिस हो जाते हैं। एक भी नंबर नहीं मिलता, सिर्फ कोफैक्टर निकालने के उसको मार्क्स मिलते हैं बस। तो भाई ये अवॉइड करिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं हमारा ए इनवर्स का पहला सवाल, जिसमें 3x3 की बारी है। भाई ये डरावना सवाल होता है, और मैं हमेशा बच्चे से बोलता हूं कि भाई जितनी बार हो सके एटलीस्ट 5 सवाल या 6 सवाल 3x3 के घर से करके आना एग्जाम में, नहीं तो नहीं कर पाओगे। 3x3 में आपको बहुत एक्यूरेसी और ये कुछ हद तक अच्छी खासी स्पीड की जरूरत पड़ती है। तो भैया देखते हैं, यहां पर आपको निकालना है ए इनवर्स। आपको पता है कैसे निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ता है, ठीक है भैया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए ही अगर 0 हो गया तो ए इनवर्स निकालने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, सीधे सीधे लिख देंगे भैया इट इज 0, खत्म, नॉट डिफाइंड, बनना ही नहीं है। अब ए का एडजॉइंट, ए का डिटरमिनेंट क्या होगा बताओ, 3 इंटू ये आ गया आपका 6 -2 -5 2 -1 है ना, -1 यहां पे है तो -1 तो यहां पर क्या आ गया 15। आई होप यू नो दिस राइट। -1 लेंगे तो उसके अलॉन्ग रो कॉलम सब गायब कर देंगे, -15 5 यहां पर ऐसा आएगा, और ये -5 और 2 यहां पर ऐसा आएगा, प्लस 1 टाइम्स ऑफ कितना आ गया ये -15 5 and -5 and 2, very easy, right? Now we'll be solving this 3 times of, so 6 2s are 12 minus, and here you are going to get 3 into 2 6 plus यहां पर आ गया -5, तो आंसर इज गोइंग टू बी 1। तो इसका डिटरमिनेंट जो है दोस्तों वो आंसर आ गया तुम्हारा 1, मतलब ये नॉन जीरो है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 आता तो बोलते हैं कि इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, पहली चीज हो गई। अब आप बोलोगे इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए थोड़ा सा मेरे साथ दीजिएगा आप लोग। एडजॉइंट क्या होगा दोस्तों, एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए तुमको एक एक टर्म निकालना पड़ेगा। पहले A11 निकालना पड़ेगा। व्हाट इज A11 बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय A11? A11 निकालने के लिए 6 into 2, देखो जरा A11 क्या होगा, 6 -5 -2 and 2। और यहां पर अच्छे से मैं आपको बता दूं एक बार एक चीज और, कि A11 का मतलब होता है -1 to the power 1 + 1, जो कि पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन A11 इस तरह निकलेगा। उसके बाद जब A12 पर जाओगे तो -1 to the power 1 + 2, और यहां पर आएगा आपका -15 5 and -5 2। ऐसे करते करते आपको टोटल 9 टाइम्स आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे विथ प्रॉपर साइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और उसके बाद ट्रांसपोज निकालना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, आप एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, क्या है ये। इस तरह से आप जो है इसका एक एक करके सारे के सारे जो है वैल्यूज निकालेंगे, है ना, और उसके बाद हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। क्या आप बताइए कि आप लोग की यही वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप, आप बोल रहे हैं सर इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट के लिए आपको सारी टर्म्स निकालनी पड़ेगी, और सारी टर्म्स निकालने से पहले यहां पर पहले से ट्रांसपोज लिख लेना, क्योंकि मैंने कहा है कि मैक्सिमम बच्चे इसको भूल जाते हैं, ठीक है। अब मैं इतनी बार बोल रहा हूं भूल जाते हैं, तो प्रूव मी रॉन्ग, please prove me wrong. I want to be proved wrong because I don't want you to miss any single marks, right? So it is going to be what, 2 0 2 5, A13 is 0, right? A21 is 0, A22 is 1, A23 is 1, A31 is -1, and A32 is 0 I suppose, and A33 is 3. Please let me know if any of the term is, you are not getting any of the term. Please let me know, I'll correct it. Okay? तो ये मेरे ख्याल से ये टर्म आ रहे हैं मेरे, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकलेगा। ट्रांसपोज क्या होगा, 250 ऐसा जा रहा है तो 250 ऐसा जाएगा,
011 ऐसे आ रहा है तो 011 ऐसा जाएगा, -103 ऐसा जा रहा है तो -103 ऐसा जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा, ये आपका एडजॉइंट आ गया, ट्रांसपोज आ गया, दिस इज योर आंसर। ये किसका आंसर है? ये एडजॉइंट का आंसर है। फॉर्मूला आपका क्या होता है? A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A 1 बाय डिटरमिनेंट क्या था हमारा? 1 था, ये डन था हमारा। अब ये आ गया आपका एडजॉइंट। किसी कोई डाउट है तो प्लीज कृपया पूछ लो। आई होप इट इज क्लियर, राइट? आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो चेक दिस आउट, चेक द सॉल्यूशन एंड लेट्स मूव अहेड। अब दोस्तों बारी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ये भी वन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का। आपको बता दूं कि जो हम ये डिटरमिनेंट खेल रहे थे ना, इसको प्रैक्टिकली हम कहां देखते हैं, जो हमने पहले भी देखा है। तो ये हमने ग्रेड 9 ग्रेड 10 से हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो ये 2 वेरिएबल को ही जो हम लोग बोलते थे ना, ये हमारा 2 क्रॉस 2 के हिसाब से था, और ये 3 वेरिएबल मतलब 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट था। और सर क्या बात कर रहे हो? अच्छा ये डिटरमिनेंट जो है ये इक्वेशंस है? हाँ सर। तो यहां पर हुआ क्या दोस्तों कि ये जो A1 था, B1 था, C1 था, ये बनता है आपका A मैट्रिक्स, और आपका ये D1 D2 D3 बनता है आपका B मैट्रिक्स, और जो आपके वेरिएबल्स थे X Y Z ये बनता है X मैट्रिक्स। बहुत सॉर्टेड बात है, बहुत सॉर्टेड बात है। A मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और ये D1 D2 D3 क्या बनेगा आपका? B मैट्रिक्स। और बहुत ही तरीके सिंपल सी बात है कि X Y Z क्या बनेगा आपका? ये X इज इक्वल टू X Y Z। अब आप मुझे बताओ किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी सेम है, AX इज इक्वल टू B। क्लियर है कि नहीं? AX इज इक्वल टू B। अच्छा सर, तो आपको यहां पर निकालना क्या रहेगा? आपको क्या निकालना पड़ता था? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में आपको x की वैल्यू निकालनी थी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में क्या निकालोगे? आपको निकालना है x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, और आपको निकालना है कि z की वैल्यू क्या है। x y z तो निकालना है आपको मेरे भाई, वेरी इजी, आ जाएगा आराम से। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर किए। और उसके पहले कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो है आपकी, ये क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसमें भी वही होगा जो पहले हुआ करता था। क्या? या तो लाइनें पैरेलल रहेंगी, या तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। जब लाइन पैरेलल रहेगी तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन बिकॉज देयर आर नो कॉमन पॉइंट्स। जब लाइन टकराएगी एक पॉइंट पे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और तीसरा केस था कि लाइन जो होती है एक दूसरे में कोइंसाइड हो जाती हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन इन बोथ द लाइंस। इसका मतलब आता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बोलो हाँ, बोलो हाँ, यस। तो यहां पर आंसर क्या आया मेरे बच्चे? यहां पर आंसर आया फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इन अ मैट्रिक्स इक्वेशन AX इक्वल टू B, है ना? डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना? जब भी डिटरमिनेंट ऑफ A 0 हो, नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उसमें क्या आता है? यूनिक सॉल्यूशन आता है। डिटरमिनेंट ऑफ A जब भी नॉट इक्वल टू 0 होता है, यहां पे अच्छे से लिख लो, डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो यहां पर होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है मेरे बच्चे? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जब यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 होता है, तो यहां पर दो केस बनते हैं मेरे बच्चे। कौन कौन से केस बनते हैं? कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू B नॉट इक्वल टू 0, और यहां पर एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इक्वल टू 0। यस और नो? तो यहां पर क्या होता है बेटा? यहां पर सीधी सी बात है, इतना सा काम होता है कि आपके पास यहां पर नो सॉल्यूशन वाली बातें आती हैं। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, है ना? और यहां पर क्या है कि देन सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, सिस्टम मे नॉट बी कंसिस्टेंट। तो यहां पर आपको कंसिस्टेंसी का चेक करना पड़ेगा। एक बार अच्छे से देख लो, एक बार अच्छे से देख लो। और भैया प्लीज मेक नोट ऑफ इट, प्लीज मेक नोट ऑफ इट गाइज, प्लीज मेक नोट ऑफ इट। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको 3 इक्वेशन दी हुई हैं, इसको अपन प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, ए मैट्रिक्स जो रहेगी वो ये रहेगी। जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, बी मैट्रिक्स रहेगा D1 D2 D3, और जैसे कि मैंने बताया था एक्स को बोलेंगे XYZ। ओके फ्रेंड्स, नाउ टेल मी कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। बिल्कुल कॉपी पेन के साथ बैठ जाइए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग जज करते हैं कि क्या रहेगा आंसर। तो दोस्तों बहुत सीधी सी बात है
कि इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे, प्रॉपर तरीके से इन द सेंस कि यहां पर आप पूरी तरह से नोट डाउन कर लेंगे भाई कि यहां पर अब निकालना क्या है मेरे भाई, निकालना क्या है। अब आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो भाई मल्टीप्लाई करोगे और उससे इक्वेट कर दोगे, क्योंकि ये क्या है आपका 3x3, ये क्या है आपका 3x3 और ये क्या है आपका, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 3x1 ही आएगा। तो यहां पर जो है जो यही चीज फिर से लिखी जाएगी, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो दोस्तों बताने वाली बात नहीं है कि आपके पास ये आ गया है ax इज टू बी वाला फॉर्म। अब आपको अगर ax इज टू बी में से किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है xyz, मतलब आपको निकालनी है कैपिटल X की वैल्यू। अगर कैपिटल X की वैल्यू निकालनी है तो आपको a को उस तरफ भेजना पड़ेगा, है ना। तो x यहां रह जाएगा और आप एक बार सिर्फ एक बार थ्योरेटिकली देख के देखिए, क्या ऐसा नहीं होगा, ये नीचे नहीं आ जाएगा। अगर ये नीचे आएगा तो उसका ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये a इनवर्स नहीं कहलाएगा क्या। अरे बस मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं भाई। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, b जो है वो तो दिया हुआ है, b जो है वो तो दिया हुआ है, ये भी आपका ठीक है, लेकिन a इनवर्स क्या है, ये a है तो इसका a इनवर्स निकालना पड़ेगा। और सर आपने फिर a इनवर्स निकालने को बोल दिया, मतलब आप कहां पहुंचने वाले हैं, दोबारा 3x3 के इनवर्स में। मतलब आप फिर से कोफैक्टर निकालेंगे, कितने 9 कोफैक्टर निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे, फिर एडजॉइंट, फिर डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा 1 बाय, अरे हाया ना, एडजॉइंट ऑफ मतलब कैसे निकालेंगे, आपको बताया कि a11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 A13 विद प्रॉपर साइन लिखने पड़ेंगे। उसके बाद a इनवर्स कैसे निकलेगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो शुरू करते हैं इनका अपन निकालना, क्या एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, 3 का एडजॉइंट मतलब a11 की वैल्यू क्या निकलेगी, a11 की वैल्यू निकलेगी 2 -1 3 -1, है ना। मूव करेंगे आगे तो कितना आएगा -2 -3, अरे हाया ना। तो इस तरह से आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपका निकाल के दिखा दिया मैंने यहाँ पे कि भाई पूरे के पूरे जो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस तरह से निकाले जाएंगे, है ना। देखिए ax इक्वल टू बी, ये ऊपर गया x इक्वल टू a इनवर्स बी। अब एडजॉइंट ऑफ भी निकाल रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बढ़िया निकाल लिया अपन ने। अब इसमें सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सारे एलिमेंट्स यहां रखेंगे, वो रखा जाएगा, बात की बात है। पहले ही ट्रांसपोज लिख दो क्योंकि ट्रांसपोज मिस नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोज जो है मिस नहीं होना चाहिए। अब जो है हमारे एलिमेंट्स क्या हैं, आई होप इट इज क्लियर। ट्रांसपोज निकालना बहुत जरूरी है ईमानदारी से, ठीक है, ट्रांसपोज निकालना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो आई होप आपने इस तरह से इसका ट्रांसपोज निकाल लिया होगा। ये रहेंगी आपके पास सारी वैल्यूज। अब आपने निकाल लिया है एडजॉइंट ऑफ ए, अब निकाला जाएगा इसका डिटरमिनेंट। मैंने अभी तक इसका डिटरमिनेंट निकाला नहीं था, एक बार फटाफट इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। क्या रहेगा डिटरमिनेंट इसका, एक बार चेक कर लो बेटा, एक बार चेक कर लो डिटरमिनेंट क्या रहेगा। Now whatever be the determinant की वैल्यू, this is your determinant की वैल्यू 1/35 is the value। ये आपका a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो 1/35 आपका आंसर आया था और ये आया था आपका एडजॉइंट a इनवर्स की वैल्यू ये आ गई है। अब आप बोलोगे सर यहां तो बहुत बढ़िया सिंपल सी बात थी, लेकिन यहां पर आपको ये जानना है कि x क्या है। ध्यान सुनिएगा, पहले था कितना, पहले था ax इज इक्वल टू बी, x की वैल्यू क्या आई a इनवर्स b, अरे हाया ना, x की वैल्यू क्या आई a इनवर्स b। अब आपने जैसे ही इनवर्स निकाला, अब आपने जैसे ही a इनवर्स निकाला तो a इनवर्स में क्या होगा x इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और यहां पर अभी इंटू b में, है ना। तो ये जो है आपका a इनवर्स आ गया, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 1/35 आ गया, यहाँ पे एडजॉइंट आ गया आपके पास ये पूरा का पूरा। अभी b बचा हुआ है, b में मल्टीप्लाई करना है इसको। अरे b की वैल्यू क्या थी
बी की वैल्यू क्या थी, आप बताओ, बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी ये 362। अब इसको हम डालेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना, यहां पर जो है मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो देखिए जरा एक्स वाई जी, क्योंकि ये क्या था आपका एक्स, एक्स क्या था आपका एक्स वाई जी, ए इनवर्स क्या था 1/35, ये पूरा का पूरा क्या है आपका ए इनवर्स है बेटा, और ये कितना है आपका, दिस इज बी। अब ए इनवर्स बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप बताओ क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, हाँ सर, ये है 3x3 और ये है आपका 3x1, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या, इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3x1 ओनली, हाँ या ना, इसका मल्टीप्लाई करने पे 3x1 आएगा। तो एक्स वाई जी की वैल्यू क्या रहेगी 1/35 को तो ऐसे ही रहने दो, ये क्या होगा 5 3 15, क्या होगा मेरे भाई 5 3 15, ओके, प्लस 0 into 6 0 प्लस 10 into 2 20, तो दिस इज गोइंग टू बी 15 प्लस 0 एंड 4 to the 8। अब आप मुझे बताओ इन सबका ऐड करने पर आपको नहीं लगता क्या कि आपके पास 35 35 और 35 ही आ रहा है, और यहां पर जब 1/35 तीनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास कुछ ऐसा आने वाला है, एक्स वाई जी इज इक्वल टू 111। आई होप इट इज क्लियर। मतलब एक्स वाई जी की वैल्यू जो आप शुरू से निकालना चाह रहे थे वो क्या आई आपकी, वो आई आपकी 111। सर एक बार और, सर इतना इंपॉर्टेंट सवाल है तो एक बार और। तो भाई मेरी बात समझो, ये आपका लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल के फॉर्म में सवाल आएगा। आपको बहुत सिंपल सी बात समझनी है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, एक्स इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी। इतना ही समझना है आपको बस। मतलब ए है जो, वो ये वाला जो इसमें जो पूरे कंटेंट है वो इसका ए मैट्रिक्स बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा इसका बी मैट्रिक्स, और एक्स क्या बन जाएगा इसका एक्स वाई जी। क्लियर है कि नहीं। तो आपको बस और बस हर बार यही करना है कि आपको x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करना है। तो ए इनवर्स के लिए आपको 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए करना पड़ेगा, जो कि आपने यहां पे करना सीख लिया। कोफैक्टर निकालना पड़ेगा एक एक एलिमेंट का, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, 6 नंबर का सवाल इसलिए आएगा। ठीक है, तो यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, इस तरह से प्रॉपर एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। यहां पर आपने फिर ए इनवर्स निकाल लिया। जैसे ही ए इनवर्स निकाल लिया तो समझ में आया आपको कि भैया कहानी खत्म नहीं हुई है। x इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वाला कहानी चल रहा है। ठीक है, आपने यहां पर सब कुछ निकाल के बढ़िया सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके समझ में आया कि 1/35 तीनों में घुस को 1 कर देगा, तीनों में घुस के 1 कर देगा, तो ये 1 1 1 आ गया। दैट्स इट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्स वाई जी की वैल्यू जो है आपकी 1 1 1 आ जाएगी। मतलब पूरा चैप्टर समझने के बाद मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज समझ में आई होगी, है ना मेरे दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि हमने शुरुआत से क्या किया। हमने सबसे पहले मैट्राइसिस को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया। कौन से मैट्राइसिस डिटरमिनेंट कन्वर्ट हुए, जो सिर्फ स्क्वायर थे, चाहे वो 1x1 हो, 2x2 हो, 3x3 हो, जो स्क्वायर मैट्रिक्स थे वो डिटरमिनेंट बने। उसको हमने समझा कि ये कैसे एक्सपेंड होते हैं और कैसे इनकी इंटीग्रल वैल्यू आती है। उसके बाद हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आपको काम आने वाली है सिर्फ और सिर्फ क्या, ट्रांसपोज और एडजॉइंट। आपने ट्रांसपोज करना सीखा, उसके बाद एडजॉइंट करना जब सीखा तो आपने बोला कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। माइनर और कोफैक्टर लगभग लगभग एक सी चीज होती है, लेकिन कोफैक्टर में क्या प्रॉपर साइन के साथ लिखना पड़ता है और वही चीज माइनर में साइन के साथ नहीं लिखनी पड़ती। ठीक है, अब आपने कोफैक्टर निकालना सीखा तो एडजॉइंट निकालना सीखा। आपको समझ में आया कि एडजॉइंट जो है कोफैक्टर से ही बनता है। ट्रांसपोज लगाना ना भूलिएगा। ट्रांसपोज लगाना अगर नहीं भूलने वाले हो तो एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप मार दो। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आपने एडजॉइंट निकाल लिया, फिर आपने सीखा इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए आपको पता था कि 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बहुत डिपेंड करती है कि इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगी, उसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा, मतलब नॉन इक्वल टू 0 रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तो उसका इनवर्स निकलना पॉसिबल होगा, इनवर्स एग्जिस्ट होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बात आती है लीनियर इक्वेशन वाली, जिसमें आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन रहेगी, एक्स वाई जी के फॉर्म में 3 इक्वेशन रहेंगी। आपको उसमें एक्स वाई जी की वैल्यू निकालने को कहा जाएगा। बहुत आराम से आप निकाल लोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत सिंपल है, ए एक्स इज इक्वल टू बी होने वाला है।
है ना, ax इज इक्वल टू बी होने वाला है, और जैसे ही ax इज इक्वल टू बी होगा आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, ये है, और ये आपको निकालनी है, तो आप x इज इक्वल टू a इनवर्स b कर दोगे। a इनवर्स निकालना आपको आता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसको b से मल्टीप्लाई कर दोगे। जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में जो है आपके पास a b c जो है आंसर आ जाएगा। तो आप बड़े आराम से बोल दोगे कि x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है और z की वैल्यू c है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने मेरी क्लास को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा, बहुत ही अच्छे से आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। ऑब्वियसली यू हैव टू सिट फॉर अ वाइल टू मेक प्रॉपर नोट्स, बट आई वुड सजेस्ट प्लीज स्पेंड एटलीस्ट 2 आवर्स टू मेक प्रॉपर नोट्स। वीडियो आपने देख लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन बिना नोट्स बनाए कोई भी मतलब नहीं है। ये वीडियो आप 15 दिन में भूल जाओगे, राइट? अगर आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है, परमानेंट करना है, तो मेक श्योर दैट यू मेक प्रॉपर नोट्स। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के बाद हम दोबारा मुलाकात करेंगे हमारे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद, और कीप शेयरिंग गाइस, जितना हो सके अपने दोस्तों में, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर दिस लिंक एवरीवेयर सो दैट फ्री ऑफ कंटेंट एंड क्वालिटी कंटेंट जो है आपके पास हर बच्चे पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।